एवरीवन, वेलकम कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी क्लास 2 की इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। हमने अपने लास्ट सेशन में ये देखा कि हमारे लिंगरिंग की जो चैलेंजेस वो क्या होते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है? जब एक बार फार्मर ने क्रॉप की प्रोडक्शन कर ली, क्रॉप की क्या कर ली, हार्वेस्टिंग कर ली। हार्वेस्टिंग करने के बाद जब तक वो क्रॉप मार्केट में जाके सेल नहीं होती, उन सारे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। जैसे कि फर्स्ट क्या आ गया, गैदरिंग द क्रॉप्स। सबसे पहले हमने हार्वेस्टिंग कर ली, कटाई कर ली। कटाई करने का क्या, क्रॉप्स को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। प्रोसेसिंग द क्रॉप्स, प्रोसेसिंग मतलब अपनी क्रॉप्स में से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अलग करना। जैसे कि अगर वीट प्रोड्यूस की है तो उनमें विंडनिंग की हेल्प से या मशीन की हेल्प से हम वीट को अलग कर लेते हैं और उनके जो छोटे से फोक पार्टिकल्स को उसको अलग कर लेते हैं। देन ग्रेडिंग। फिर इसमें क्या करते हैं, हम अपनी क्रॉप्स की क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं एज पर द क्वालिटी। हम मार्केट में भी जब कोई भी चीज खरीदने को जाते हैं, फार्मिंग क्रॉप्स के लिए अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट पड़े होते हैं। जो फाइन क्वालिटी है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, इंटरमीडिएट की कुछ और कम होती है, जो चीप होता है उसका ग्रेड सबसे कम होता है। अलग अलग ग्रेड में इसको एज पर द क्वालिटी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड में कन्वर्ट कर लेना। फिर पैकेजिंग करना। जो पैकेजिंग भी करनी है वो एज पर द बायर के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं कि अपनी तरफ से हमने पैकिंग कर लेनी है। कस्टमर के प्रेफरेंसेस, बायर का टेस्ट, बायर की चॉइस, इस चीज को हमने पैकिंग में टेक इनटू काउंट करना है। फिर उसके बाद पैकिंग भी कर ली। अभी तक हमारी जो है एग्रीकल्चर फील्ड, अब पूरा फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो तैयार है बिल्कुल। फिर उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। क्योंकि अगर ओपन में हम फार्मर्स के हम क्रॉप्स वगैरह को रख देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, खराब। इस केस में हम किसकी जरूरत होती है, वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज चाहिए होती है जिसमें हम अपने प्रोड्यूस को एग्री फार्मर्स अपने स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली क्या है, सेल। फिर इसको सेल करते हैं एट द बेस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे उनको ठीक लगता है। तो वो ये नहीं कि एग्रीकल्चर को मार्केट में लाके रख दिया तो वो मार्केटिंग होगी, नहीं। जब तक हम हार्वेस्टिंग करने के बाद जितने भी पॉइंट्स अप टू उसको मार्केट में जाके सेल नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या होता था, मार्केट में, एक्चुअल मार्केट में उस टाइम में क्या होता था, फार्मर्स की जो बनाए हुए प्रोडक्शन है उसकी प्रोड्यूस मार्केट में पहुंचते ही नहीं थे। क्यों नहीं पहुंचते थे, क्योंकि स्टार्ट में जो हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में मेन इसके अंडर वर्क करते थे, मनी लेंडर के। जब भी अब काम करते थे फार्मर्स को, उनको क्रेडिट चाहिए होता था। क्रेडिट लेने के वो प्राइवेट ट्रेडर्स के पास जाते थे, मतलब अपने हो गए मनी लेंडर हो गए, ट्रेडर्स हो गए, या फिर मनी इंटरमीडिएट्स हो गए। उनसे क्या लेते थे, लोन लेते थे। लोन लेके वो अपने प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते थे। जब वे हार्वेस्टिंग होती थी, हार्वेस्टिंग होने के बाद साथ के साथ जो उनके प्रोड्यूस थे वो कौन लेते, ये प्राइवेट ट्रेडर्स ले लेते थे। फोर्सफुली वो फार्मर्स को अपने जो प्रोडक्ट अगर दिल भी नहीं होता था तो भी इनके पास जाके सेल करना पड़ता था। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब कहते हैं फोर्स्ड सेल। फोर्स सेल जो की जाती थी फार्मर्स के द्वारा, किसको सेल करने के लिए, टू द प्राइवेट ट्रेडर्स को। उसमें मनी लेंडर आ जाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूटर्स आ जाते हैं। रीजन, उसके मेन टू रीजन थे। एक तो उन्होंने प्राइवेट ट्रेडर से बहुत अमाउंट ऑफ क्या लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, तो उन्होंने लोन वापस करना था। लोन लेने के पास उनके पास पैसा नहीं था। सेकंड, उनके पास इतने तो इसमें मार्जिनल और स्मॉल मनी हैंड लोन, सॉरी, स्मॉल और मार्जिनल लैंडर्स आ जाते हैं, और उनके पास इतना पैसा ही था कि वो स्टोरेज की फैसिलिटीज को अवेल कर सके। और स्टोरेज की फैसिलिटीज की जो कॉस्ट होती थी वो क्या होती थी, बहुत ज्यादा हाई होती थी, जिस वजह से उनको अपने जो जितने भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस किए जाते थे उसकी क्या करनी पड़ती थी, डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती थी। जैसे ढंग से हमारी जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग थी उसमें काफी सारे डिफेक्ट्स थे। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, उनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स नहीं था कि अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जाए। सेकंड आ गया डिस्ट्रेस सेल। इसमें क्या था, उनको फोर्सफुली सेल करनी पड़ती थी। जब उनकी हार्वेस्टिंग के पास उनके पास क्रॉप्स ही नहीं रहती तो वो मार्केट में किस चीज को लेके जाए, उनको ये फोर्सफुली किसको सेल करनी पड़ती थी, प्राइवेट ट्रेडर्स को सेल करनी पड़ती थी। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, उनके पास अच्छी क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं थी। अगर बैंक के पास वो फैसिलिटीज लेने चाहते थे तो वहां पे उनको सिक्योरिटीज देनी पड़ती थी। एज ए सिक्योरिटी सबमिट कराने के पास उनके पास कुछ भी नहीं था।
नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं थी, वेयर हाउस की फैसिलिटीज नहीं थी। प्रेजेंस ऑफ मिडलमैन, उनके सेंटर में क्या था, एक मिडलमैन होता था। फार्मर कभी भी डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को जाके मार्केट में सेल नहीं करते थे। इनके बीच में जो मिडलमैन होता था वो क्या था, अपने प्राइवेट ट्रेडर्स होते थे। और जो प्राइवेट ट्रेडर होते थे वो उनसे बहुत ज्यादा उनके प्रोडक्ट सेल करने के लिए प्राइस कमीशन चार्ज करते थे, पर उनको अपने प्रोडक्ट की इतनी प्राइस मार्केट में सेल करने के बाद नहीं मिलती थी। लैक ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स, कोई अच्छे स्टैंडर्ड्स नहीं था। उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज में मेजर करने के लिए कोई अच्छा स्टैंडर्ड नहीं था। और सबसे ज्यादा इसके बाद क्या था, मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट। जब एग्रीकल्चर मार्केट के इतने डिफेक्ट्स देखे गए तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट टेक इनटू अकाउंट आई, आगे आई, उसने कुछ अच्छे मेजर्स लिए जिसके कारण सारे के सारे डिफेक्ट्स को क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। सबसे पहले एक नया कंसेप्ट लाया गया, रेगुलेटेड मार्केट। व्हाट इज द रेगुलेटेड मार्केट? ये एक मार्केट कमेटी होती है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की होती है, और इसमें 3 पर्सन्स इन्वॉल्व होते थे। इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारा क्या होता है, फार्मर्स, दूसरी होती है गवर्नमेंट, तो तीसरे हमारे क्या होते हैं, ट्रेडर्स। ये हमारे इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग सिटीज में इनको बनाया गया है। और यहाँ रेगुलेटेड मार्केट में जाके उनको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, जहाँ पे वो अपने जाके सारी क्रॉप्स प्रोडक्शन को सभी को जाके स्टोर कर सकते हैं। और तब तक स्टोर कर सकते हैं जब तक उनको कोई अच्छा ट्रेडर नहीं मिल जाता कि जो उनके प्रोडक्ट्स को खरीद सके। उसके बाद गवर्नमेंट इस बात की एश्योरेंस दिलवाती है कि जितने भी ट्रेडर्स की वो उनकी माल प्रैक्टिसेस नहीं कर पाएंगे, उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएंगे, और एक फेयर प्राइस उनको अपने प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसर के देंगे, तभी इनमें गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव के अंडर एक रेगुलेटेड मार्केट क्रिएट की। सेकंड है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना, कोलैबोरेट होना। इसमें क्या था, सारे पर्सन जो एक सेम नेचर का काम करते थे वो कोलैबोरेट हो गए थे, और कोलैबोरेट होकर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को ग्रेडिंग में कन्वर्ट कर लिया था, और बार्गेनिंग पावर से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू किया। सबने इकट्ठा हो गए। जैसे कि सबसे पहले जो हमारी कॉर्पोरेट मार्केटिंग के बाद क्या आया था, हमारी मिल्क में गुजरात में ये स्टार्ट हुआ था, और गुजरात में शुरू होकर सारे जितने भी मिल्क के प्रोडक्शन ने स्मॉल स्मॉल उन्होंने अपनी क्वांटिटी में लाए हुए मिल्क को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और उन्हें अपनी एक कमेटी बना ली कि इस प्राइस से कम बार्गेनिंग पावर के अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे, अदरवाइज इस प्रोडक्ट को मार्केट में जाके लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसके बाद ही हमारे इंडिया में क्या आई थी, ड्यू टू दिस वन व्हाइट रेवोल्यूशन वाज देयर, और मिल्क की प्रोडक्शन की बल्क होने को ही क्या बोलते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन, जो कि आई थी 1917 के टाइम पे। इट हैज बीन टेकन टू अकाउंट, और इसको किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया। ऑपरेशन फ्लड वही फ्लड होता है जो कि मिल्क के साथ रिलेटेड होता है, जिसमें मिल्क में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क की प्रोडक्शन की जाती है, और इसको बार्गेनिंग पावर के साथ अंडर द कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी के अंडर इनको जाके सेल किया जाता था, और मिल्क वाइट करके इसका वाइट रेगुलेशन। और सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। उसके बाद ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग हमारे इंडिया के पार्ट्स में बनाई, और आजकल इनकी जो ऑपरेशन है कहाँ कहाँ पे है फेमस, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब एंड राजस्थान। उसके बाद आती है हमारी प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग। गवर्नमेंट ने वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड की, जिसमें फार्मर्स एट द फेयर प्राइस, एट द नॉमिनल प्राइस अपने जितने भी प्रोडक्शन को कोल्ड स्टोरेज में जाके स्टोर कर सकते हैं उस टाइम तक, जब तक उनको कोई भी लुब्रिकेंट बायर, अच्छा ट्रेडर नहीं मिल जाता जो उनके प्रोडक्ट को आके परचेज कर सके। सबसाइड ट्रांसपोर्ट, अब एक जगह से, ये तो है नहीं कि हमने प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर दिया, हमारे घर पे खेतों में पड़ा है, अब उसको जाके मार्केट में सेल करने के लिए एक स्पेस ट्रांसपोर्ट मीन्स जो भी चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट ने ये उनको सबसे सब्सिडाइज रेलवेज प्रोवाइड की, जो कि उनके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी मंडी में जाके सेल करने में हेल्प करता था। अल्टरनेटिव एमएसपी, एमएसपी नोन्स टू बी द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये जो पॉइंट उठाया था, गवर्नमेंट ने उठाया था, एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी गई थी कि फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को इससे कम प्राइस में मार्केट में जाके सेल नहीं करेंगे। अगर उनको कोई अच्छा ट्रेडर उस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को खरीदने वाला नहीं मिलता, तो सारे का सारा का ये जो उनका स्टॉक है ये कौन परचेज कर लेगा, सारे का सारा गवर्नमेंट परचेज कर लेगी, और उनको साथ में फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट की तरफ प्रोवाइड की जाती थी। वो अपने प्रोडक्ट को जिस टाइम तक मर्जी यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को एक प्राइस के नीचे
प्राइस पे जाके मार्केट में सेल नहीं करेंगे। उससे ऊपर जितनी मर्जी प्राइस में सेल कर सकते हैं। जैसे कि वीट का जो पर क्विंटल का कितना फिक्स कर लिया, दैट इज 4500। अगर 4500 पे उन पे कोई परचेज करने को मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अगर इससे कम इतनी प्राइस कोई भी ट्रेडर देने को तैयार नहीं जो ये सारा कौन परचेज कर लेगा, गवर्नमेंट। अगर इससे ज्यादा प्राइस पे उनका कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जाके सेल हो रहा है तो वो सारे का सारा प्रॉफिट किसका होगा, फार्मर का होगा, उनमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा। अगर कोई भी फार्मर्स को कोई अच्छा ट्रेडर नहीं मिलता था तो सारे का सारा कौन परचेज कर लेता था, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास उसका क्या स्टॉक बच जाता था, बफर स्टॉक, बहुत ज्यादा स्टॉक होना। जब भी किसी भी फार्मर को, whether farmer is not getting a good trader at to purchase their product at minimum spot price, then government purchase whole of their stock. That one stock is known to the buffer stock. अब गवर्नमेंट इतने बफर स्टोर का अपने पास क्रिएट करके करेगी क्या, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया। अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, जिसमें सब्सिडाइज प्राइस पे जो गवर्नमेंट है वो फर्दर एट द पुअर क्लास, एट द लोअर क्लास, बैकवर्ड क्लास को अपने प्रोडक्ट को जाके सेल कर देती है, लेकिन एट द सब्सिडाइज प्राइस, उस प्राइस से कम जिस प्राइस पे उन्होंने फार्मर से खरीदा होता है। दिस इज नोन टू बी द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्योंकि ये पब्लिक के लिए है तो गवर्नमेंट का मेन इसमें जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक और नया स्टेप लिया, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव मार्केट चैनल्स। ये किसके ऊपर डिपेंड है, डेट इज इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल कैसे की जाती है, बिटवीन द फार्मर्स एंड द जितने भी उनके क्लाइंट होते हैं, एंड द ट्रेडर एंड द रिटेलर, जो उस प्रोडक्ट को, जहाँ हम ये बोल सकते हैं कस्टमर। देयर वाज द नो चैन बिटवीन द फार्मर एंड द कस्टमर, डायरेक्ट सेल की जाती थी। ये सिर्फ इंडियन लेवल पे नहीं हुई थी, उन्होंने जो चैनल स्टार्ट किया था वो मल्टीनेशनल लेवल पे भी था, जिसमें जो फार्मर्स है वो डायरेक्ट इनके साथ कॉन्टैक्ट करते थे, मल्टीनेशनल कंपनीज अपने फार्मर्स के साथ करते थे और इनके साथ उनको एडवांस पेमेंट भी देते थे, जिसके कारण फार्मर्स को प्रॉफिट भी होता था, उनको एश्योरेंस भी होती थी कि गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। और इसके अलावा अलग अलग जगह पे मेले भी लगते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लुधियाना में लगते हैं, ऐसे जगह जगह पे उन्होंने मेले लगाए थे जहाँ पे फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं और डायरेक्ट कस्टमर आके उनको वहाँ पे खरीदते हैं। और इनको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे जाना जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को इसको, सॉरी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को इसमें किस नाम से जाना जाता है, बिग बाजार और अपनी मंडी। आंध्र प्रदेश में रायथू बाजार के नाम से इसको जाना जाता है। इतने सारे स्टेप्स टेक इनटू अकाउंट करने के बाद भी जो स्मॉल और मार्जिनल, गवर्नमेंट के इतने स्टेप्स लेने के बाद भी जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल होल्डर थे उनके पास इनका बेनिफिट नहीं पहुंच रहा था, वो अब भी किसी ना किसी ढंग से अपने प्राइवेट ट्रेडर के पास डिपेंडेंट होते थे। तो जिसके कारण जो 90% ऑफ जो इसके हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जो प्रॉफिट आ रहा था सेल, वो किसके थ्रू आ रही थी, प्राइवेट ट्रेडर के थ्रू, और 10% सिर्फ किसके थ्रू आ रही थी, गवर्नमेंट के थ्रू आ रही थी। क्योंकि हमारे जो इंडिया में जो मेन लोग हैं वो कौन से पाए जाते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल, जो कि इतनी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर सकते और इतने पढ़े लिखे नहीं होते और किसी ढंग से वो गवर्नमेंट के पास पहुंच नहीं सकते थे। ये था बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमारे किसके साथ रिलेटेड है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के साथ रिलेटेड है। उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। व्हाट इज द डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई करना मीन्स न्यू एक्टिविटीज में एक काम के साथ और काम में डिवाइड होना। ये नहीं कि हम सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंड करेंगे, फार्मिंग के साथ हमने और काम भी शुरू करने। डाइवर्सिफाई करना टू डिवाइड द आवर प्रोडक्शन एक्टिविटीज इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब ये एग्रीकल्चर की सो डैट इट हेल्प्स टू रिड्यूस द मार्केट रिस्क। फार्मर्स को, अब फार्मर का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड होती है, मानसून पे डिपेंड होती है। तो फार्मर्स को ये रिस्क रहता था कई बार, अगर तो मानसून अच्छी हो रही है तो प्रोडक्शन हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, और जिस साल में जिस टाइम पीरियड में मानसून अच्छी नहीं होती तो उस केस में प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती। तो ये डाइवर्सिफिकेशन टू वे से की जाती है, एक तो होती है हमारी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एक होती है प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्रॉप का मतलब एक, पहले तो जो हमारे इंडिया में जो हमारे
पंजाब में जो हमारी इंडिया मेन एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जो हमारा मेन सोर्स का था वो किसका था, सिंगल क्रॉपिंग का कंसेप्ट था। लेकिन जब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की गई तो हमारी इकोनॉमी में इंडिया में एक न्यू कंसेप्ट लाया गया, डेट इज मल्टी डाइवर्सिफिकेशन, मल्टी क्रॉपिंग, कि अब हम एक ही साथ एक ही फील्ड में एक टाइम से एक, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली टू प्रोड्यूस कर सकते हैं क्रॉप। अगर एक क्रॉप किसी वजह से खराब हो जाती है तो दूसरी क्रॉप है, जिसके कारण फार्मर्स का रिस्क कवर हो जाता है। अगर एक क्रॉप उनको अच्छी मार्केट, एक मार्केट में एक क्रॉप की प्राइस जो है रिड्यूस होगी तो दूसरी क्रॉप इज देयर सो दैट इट कैन कवर द रिस्क ऑफ डेट वन थिंग। और इसके साथ मेन इफेक्ट क्या होती है कि हमारी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी रहती है वो भी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। अगर हम सॉइल पे कॉन्टिन्यूसली एक ही टाइप की क्रॉप प्रोड्यूस करते रहते हैं तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। जब एक ही साथ मल्टी क्रॉपिंग का कंसेप्ट लिया जाता है तो कहीं ना कहीं सॉइल की एंडोर्समेंट, सॉइल की फर्टिलिटी इट आल्सो गोज टू बी द इंक्रीज, जिसके कारण फार्मर हमारा रिस्क क्या हुआ, कम हुआ, मिनिमम रिस्क क्या हुआ, और प्लस उसके साथ फार्मर्स को क्या हुआ, इस बार की कमर्शियल फार्मिंग का भी कंसेप्ट टेक इनटू काउंट आया गया। सबसे पहले हमारी जो फार्मिंग होती थी वो क्या थी, हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जितना हमने प्रोड्यूस करना उतना ही क्या कर लेना, कंज्यूम कर लेना। लेकिन इसके साथ फार्मर्स ने क्या शुरू किया, कमर्शलाइजेशन शुरू की, दैट इज की फार्म एग्रीकल्चर को मार्केट में जाके सेल करना शुरू किया। मेन ये कंसेप्ट किसमें चेंजेस आई थी, हमारी स्मॉल एंड मार्जिनल में, क्योंकि पहले जो स्मॉल और मार्जिनल जो भी प्रोड्यूस करते थे वो क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर लेते थे। लेकिन अब वो एक क्रॉप को अपना क्या करते थे, पर सब्सिडेंस करते थे और दूसरी को क्या करते थे, कमर्शलाइजेशन करते थे। और सेकंड है हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी इसका मतलब क्या होता है, एक एग्रीकल्चर काम के साथ और प्रोडक्शन की नई एक्टिविटीज को स्टार्ट आउट करना, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के साथ इनडायरेक्टली वे से साथ रिलेटेड होती हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट उसके साथ कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। और इनको कौन सी एक्टिविटीज की बोला जाता है, एलाइड एक्टिविटीज। एलाइड एक्टिविटीज मींस कि वो एक्टिविटीज दैट में गोज टू बी सपोर्ट द एग्रीकल्चर फार्मिंग। ये हमारी क्या होती है, 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें फर्स्ट क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरिंग एंड हॉर्टिकल्चर। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, इसमें क्या होती है हमारी रेयरिंग एंड ब्रीडिंग। हम क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को क्या करते हैं, उनकी रेयरिंग करते हैं और उनकी ब्रीडिंग करते हैं, जिसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का कहता है लिवलीहुड डिपेंड होता है। मेन इसमें क्या आ जाती है हमारी, अब पोल्ट्री आ जाती है, पोल्ट्री कैटल आ जाती है, गोट आ जाती है, और क्या आती है हमारी शीप आ जाती है। और इन अदर वर्ड्स इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, डेट इज नोज टू बी लाइव स्टॉक। जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये पता ही होता है कि एनिमल्स की जो टर्मिनोलॉजी होती है उनको कॉमर्स की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्टॉक। और जिसमें जो पोल्ट्री है वो 61% इनकम जनरेट करती है, कैटल पे कितने लोग डिपेंड करते हैं, 22%, और शीप पे कितने परसेंट डिपेंड करते हैं, 16% करते हैं। और ये मेन सोर्स ऑफ इनकम था, क्योंकि ये हमारा एग्रीकल्चर सीजनल वर्क होता है, 6 महीने काम होता है और 6 महीने काम नहीं होता। क्योंकि कल भी हमने देखा था कि जो जेस्टेशन पीरियड होता है, इसमें जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, टू सो बिटवीन द सोइंग ऑफ द क्रॉप्स एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, बिटवीन द टाइम जो फार्मर्स होते हुए क्या होते हैं, फ्री होते हैं, तो वो ये काम अच्छे से शुरू कर सकते हैं। इसी का एक सब पार्ट क्या आता है, क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक। इसमें क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक में क्या है कि दोनों काम इकट्ठे शुरू करते हैं। भी फार्मर्स एक तरफ तो अपना फार्मिंग का काम करते हैं और दूसरी तरफ अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, लाइफ स्टॉक को मेंटेन करके रखते हैं। ये किस लिए होता है, जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जो कि अरिड या सेमी अरिड एरियाज में रहते हैं। सेमी अरिड और अरिड एरिया कहाँ होते हैं, जहाँ पे रेनफॉल प्रॉपर वे से नहीं होती। अगर हमारे वहाँ पे रेनफॉल ही नहीं हो रही तो हमारी वहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होगी, वहाँ पे फार्मिंग कैसे होगी। तो वहाँ पे हमारा जो मेन सोर्स ऑफ द टाइम जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती उसमें क्या होता है, हमारा लाइफ स्टॉक होता है। इसके बाद क्या आती है इंपॉर्टेंस, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में जो हमारा मेन हमने यहाँ देखा है, जो हमारी इनकम जनरेट हो रही है फार्मिंग के साथ 61% पोल्ट्री से आ रही है, और इसी के साथ ही जो हमारा मिल्क की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो अपना ऑपरेशन फ्लड वो इसी के थ्रू, इसी के अंडर आ जाता है, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर डेयरी प्रोडक्ट्स।
डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स भी इसी के अंडर ही कवर हो जाते हैं, जिसमें मिल्क की चीजें। इसके अलावा हम सिर्फ इनकी रेयरिंग और ब्रीडिंग नहीं करते, अब इनके मिल्क और इनका मीट, एग्स वगैरह इनको भी जाके फार्मर्स मार्केट में जाके क्या करते हैं, सेल करते हैं। उसके बाद लेकिन इस फील्ड में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स बियर करनी पड़ती हैं। एक तो जो भी हमें यानी टेक्निकल नो हो है, टेक्निकल नो हो मतलब जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है इनको लाइफ स्टॉक को टेक इन टू काउंट करने के लिए, ये अब भी कौन से मेथड की है, ट्रेडिशनल मेथड की है। और यहाँ के इस फील्ड में हमारी इंडिया में, हमारी इकोनॉमी में प्रॉपर वे से वेटरनरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जिस कारण यहाँ पे एनिमल्स की लाइफ स्टॉक की प्रॉपरली केयर नहीं हो पा रही। वे अहेड का मतलब होता है कि हम क्या सुजेशंस दे सकते हैं अपनी तरफ से। हम ये सुजेशंस दे सकते हैं कि एक तो वेटरनरी डॉक्टर की प्रॉपर प्लेसमेंट होनी चाहिए, उनकी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, और सेकंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट शुड बी देयर। सेकंड हमारा क्या कहते हैं, फिशरिंग। फिशरिंग बहुत ज्यादा बैकवर्ड जो एरियाज हैं, जहाँ पे कई सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे मेन सोर्स ऑफ इनकम अभी भी क्या है, फिशरिंग है। अब फिशरिंग में सिर्फ फिशेस नहीं आ जाती, इसमें क्या आती है, होल अवर एक्वाटिक लाइफ भी आ जाती है। एक्वाटिक लाइफ, मेराइन लाइफ, जहाँ पे जितने भी हमारे वाटरवेज के जितने भी हम वहां से शेल्स वगैरह निकालते हैं, जो भी निकालते हैं वो सारा किसके अंडर आता है, हमारे फिशरिंग के अंडर आता है। और इंडिया में ये कहाँ कहाँ मेन इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अपने केरला में। अब फिशरिंग का कंसेप्ट टू वे से होता है, एक आता है हमारा इनलैंड, एक आता है हमारा आउटलैंड। इनलैंड का मतलब जो हमारे इंडिया के अंडर है, जिसमें क्या आ जाती है, हमारी रिवर्स आ जाती हैं, या फिर पोन्स आ जाता है, या फिर क्या आ जाती है, लेकस आ जाती हैं। लेकिन आउटसाइड लैंड मतलब आउटर लैंड मतलब इंटरनेशनल वाटर बॉडीज, जिसमें मेन हमारा क्या आता है, सी आ जाता है और ओशियंस आ जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फिशरिंग के काम में, इस सोर्स ऑफ इनकम में देयर इज आल्सो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन यहाँ पे फिशरिंग को कैच करने नहीं जाती, लेकिन जो वुमेन्स होती हैं इनको मार्केट में सेल करने का काम करती है। जैसे कि हमने कर लिया एक्सपोर्ट मार्केट में, जो कि हमारा एक्सपोर्ट मार्केट जो फॉरेन मार्केट होती है, एक्सपोर्ट मार्केट में वुमेन का कितना शेयर है, 60% है। और इंटरनल मार्केटिंग में, इंडियन मार्केट में इनका कितना शेयर है, 40% शेयर है। लेकिन इनमें मेन प्रॉब्लम्स क्या है कि अभी भी काफी लोग ये ऐसे हैं कि जो मसा इस वे से अपनी सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रॉपर वे से अवेलेबल नहीं, यहाँ के फिशरिंग को प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं देगी। और यहाँ पे स्टेप्स ये देने चाहिए कि हमारी एक तो फिशरिंग की उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ टेक इन टू काउंट करना चाहिए और न्यू ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। और अभी भी हमारा फिशरिंग जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, उसके लिए कुछ सजेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे आना चाहिए। वो जैसे क्रेडिट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोवाइड करती हैं, वैसे ही उनको फिशरिंग के लिए भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देनी चाहिए, या फिर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या आता है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज द रिसेंट डेवलपमेंट, लेकिन टू मच इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट इन अवर इकोनॉमी। हॉर्टिकल्चर का मेन मतलब क्या होता है, इसमें हम ग्रो क्या करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, फ्लावर्स ग्रो करते हैं, या फिर हनी ग्रो किया जाता है और बीज के साथ अंडर आ जाता है। और ये नई एडवांसमेंट है जो फार्मर्स बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स परचेज नहीं कर सकते, वो लोग मेन इस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स के में बास्केट वीविंग का भी इसके साथ वुमेन्स ने इसके अंडर काफ़ी काम शुरू कर दिया, जैसे कि फ्लावर डेकोरेशन का हो गया, बास्केट वीविंग का हो गया, वो काम जो एक घर के अंदर वो बैठ के कर सकते हैं। और रिसेंट डेवलपमेंट है, और इसका 1/3 जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस आता है वो किसके थ्रू आता है, हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है, जो कि 6% ओवर क्या है, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। और इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको क्या हुआ है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, जिनके पास बहुत ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है, जो जब बहुत ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो एक छोटे लेवल पे काम अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। और इनमें वुमेन एक घर पे बैठे अपने अच्छे अच्छे काम शुरू कर सकते हैं फ्लावर्स के अंदर। इनमें सिर्फ हॉर्टिकल्चर के अंदर डायरेक्ट फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह नहीं आती, फ्लावर अरेंजमेंट आ जाते हैं, फ्रूट्स डेकोरेशन आ जाती है, स्टॉल्स बनाने आते हैं, बास्केट वीविंग आ जाती है, बहुत इसके अंडर फर्दर काम आ जाते हैं। उसके बाद आता है, और 20% ऑफ वुमेन के अंडर जो हमारी रूरल डेवलपमेंट है वो किसके अंडर कवर हो रही है, हमारे हॉर्टिकल्चर के अंडर हो रही है।
लेकिन ट्रिगलिंग इशू का मतलब ये बहुत कंसर्न वाला इशू है कि हॉर्टिकल्चर के लिए जो आजकल हमें पर एरिया जो अंडर कल्टीवेशन है वो क्या बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है, जिसके कारण हमारी पल्सेस, पीनट्स, उनकी प्रोडक्शन हमें कम करनी पड़ रही है। प्रोडक्शन क्या है, कम है, लेकिन डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। डिमांड हाई होने के कारण कॉन्टिन्यूसली उनकी जो प्राइसेस है इट आल्सो गोइंग्स टू बी द राइसेस। अब हमने टू टाइप्स ऑफ चैलेंजेस पढ़ लिए थे, जिसमें लॉन्ग लास्टिंग चैलेंजेस हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे इमर्जिंग चैलेंजिंग है, ये हमारे इमर्जिंग चैलेंजिंग के भी अंडर आ जाता है टॉपिक कि व्हाट आर वेरियस इमर्जिंग चैलेंजेस, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री होगी, फिशरिंग हो गया, या फिर हमारे क्या हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। उसके बाद एक हमारा कंसेप्ट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस वे से ही कंसर्न है, इसमें टू वर्ड्स है, एक ऑर्गेनिक वे से फार्मिंग करने को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक वे विच इज फ्री ऑफ केमिकल्स, फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स, फ्री ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक हेल्थियर फूड, जो बहुत टेस्टियर फूड, जिसमें बिल्कुल प्योर फूड, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। अगर हम इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन में देखें तो इसका मतलब क्या होता है, दैट मेथड विच हेल्प्स टू रिस्टोर, रीहिनांस रीहेंस एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। रिस्टोर करना मतलब पकड़ के रखना, सॉइल की फर्टिलिटी को पकड़ के रखना, उसको इन्हांस भी करना, उसको इंक्रीज करना डे बाय डे सॉइल की फर्टिलिटी को। जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, अब ग्रीन रेवोल्यूशन और हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या देखा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती थी, क्रॉप्स की प्रोडक्शन, लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रूट्स वगैरह की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। उसमें जो हमारी हुई थी क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज, वो HYV सीड्स के साथ हुई थी, केमिकल फर्टिलाइजर के साथ हुई थी। लेकिन इसमें हमने HY सीड्स जब हम यूज करते थे, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, इस ढंग से प्रोटेक्शन करनी है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन हो, उनके साथ वो इंक्रीज हो, और जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस वो मेंटेन रहे। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज देयर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपने इनपुट्स को, रॉ मटेरियल को इस ढंग से यूज कर रहे हैं कि आज तो हम उनका प्रॉफिट मिल ही रहा है, नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए भी हम उसको यूज करने के लिए रख रहे हैं। जब भी हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे तो एक तो उनकी वजह से क्या होता था, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही थी, दूसरी तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट टेक इनटू अकाउंट नहीं हो रहा था। तो इसमें क्या आता है, जो हम मेन इनपुट्स यूज करते हैं वो कौन सी होती हैं, क्या हम HY सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर तो यूज कर नहीं सकते। तो इसमें क्या है, ट्रेडिशनल मेथड जो स्टार्टिंग में यूज करते थे फार्मर्स, जिसमें क्या आता है, एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट, उनकी हेल्प से उनको दबा के मैन्योर स्पेशल तैयार की जाती है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट क्या है, डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो हम इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते। पहले जो हम केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करते थे वो किस में बेस्ड होते थे, पेट्रोलियम के बेस्ड पे। जो पेट्रोलियम किसका होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब पेट्रोलियम को यूज करने से बिल्कुल क्या करता है, मना करता है। सेकंड कहता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो भी हम यूज जिस ढंग से हम प्रोडक्शन करते हैं क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उसका इन्वायरमेंट पे कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। सस्टेन द फर्टिलिटी, ये फर्टिलिटी को क्या करते हैं, सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हम केमिकल्स यहाँ पे, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि इनमें नाइट्रेट्स के यूज नहीं किया जाता। केमिकल फर्टिलाइजर में किसका यूज किया जाता है, नाइट्रेट्स का, और नाइट्रेट्स क्या होती है, हमारी हेल्थ के लिए क्या होती है, डेंजरस होती है, लेकिन सॉइल को फर्टिलिटी को करने के लिए वो अच्छी होती है। तो हम उसमें न्यूट्रिएंट्स डालते थे नाइट्रेट्स की वजह से, जिसके में हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या आती है, इंक्रीज होती है। जो फूड मिलता है वो कहते हैं हेल्थियर एंड टेस्टियर। और आजकल तो वैसे भी जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, हेल्दी डाइट का। जो हेल्दी डाइट लेते हैं वो किसको प्रेफर करते हैं, हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग को। नेक्स्ट क्या है, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी वो क्या थी, एक्सपेंसिव नहीं थी, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड यूज कितने हैं की जाती है। ट्रेडिशनल मेथड में हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी होगी, और एक स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर है वो इसको अच्छे ढंग से क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तभी इंडिया को सबसे ज्यादा क्या बन गया, इसका एडवांटेज मिला, किसका, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। क्यों मिला, एक तो जो इसके लिए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो कौन सी होती है, इनएक्सपेंसिव मीन लेबर इंसेंटिव, और हमारे जहाँ एग्रीकल्चर का जो मेन सोर्स है यहाँ पे लोग क्या है, हमारी लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी यहाँ पे है ही नहीं, तो हम इनको हो तो ये हमें कॉस्टली भी कम पड़ता है। ये जो दोनों एडवांटेज हैं जो इंडिया को इसके ज्यादा मिली है।
लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। वो क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जस्ट कितना कंट्रीब्यूट करती है, 10% ऑफ टोटल प्रोड्यूस, और प्लस एक कॉस्टली बहुत ज्यादा होती है, इट इज कॉस्टली 100 टाइम्स देन द कन्वेंशनल मेथड। कौन सा कन्वेंशनल मेथड, अंडर द केमिकल्स मेथड। इन स्पाइट ऑफ दैट वन पीपल गोज टू बी प्रेफर इट, क्योंकि इसका हमारे हेल्थ पे कोई भी इशू क्रिएट नहीं होता। अब इसके साथ इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने टेक इनटू काउंट करनी है। पहले हमारा हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऑपरेशन फ्लड 1917 में, जो किसके साथ है, मिल्क में आया था, गुजरात में सबसे पहले हुआ था ड्यू टू कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी की वजह से। सेकंड हमारा है गोल्डन रेवोल्यूशन। अब ये गोल्डन रेवोल्यूशन किसके अंडर है, हमारे हॉर्टिकल्चर के अंडर, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स हनी को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर में जो रेवोल्यूशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, ऐसी रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी यूज की कि इनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। और ये कब, इसका ईयर क्या बोला जाता है, 1991 एंड 2012 तक। उसके बाद एक छोटा सा और कंसेप्ट आता है, दैट इज अवर तनवा। तनवा इज व्हाट, दैट इज तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। जिस नाम से क्लियर है, तमिलनाडु के नाम से कि ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तमिलनाडु में स्टार्ट किया था। और ये किसके साथ कंसर्न है, वुमेन के साथ। तो इसमें किसके ऊपर ध्यान दिया गया था, वुमेन का। वुमेन को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर सके, अपनी प्रोडक्शन को अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड कर सके। जैसे कि HS ग्रुप हमने देखा था, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ढंग से आगे आए थे, तो इनमें वुमेन को ये ट्रेनिंग की जाती थी जैसे वो एक अलग ग्रुप मेंटेन हुआ, इसमें कोटास और हाउस होल्ड एक्टिविटीज को हम बढ़ावा दें, और किसके अंडर ये काम करें, वुमेन के अंडर काम करें। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर रह गया, और जो लोग, जो शेफ जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग सेल की जाती है, स्पेशल रिटेलर और मार्केट चैनल्स, उनको एक नया स्टेटस दिया गया। उस स्टेटस को क्या बोलते हैं, ग्रीन स्टेटस। ग्रीन स्टेटस क्यों दिया गया है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसी के साथ हमारा रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।